Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपना ऑर्डर अपना पास करा है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अपील फाइल करी गई थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक अपना इशू चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने वो इशू को क्लियर करा था। इशू क्या था कि अब कुछ वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जो अपने घर को ही अपना चैम्बर बना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई वकील है जो रहता भी अपना एक प्रॉपर्टी के अंदर है और उसी प्रॉपर्टी के अंदर वकील साहब ने जो है अपना चैम्बर बना के रखा हुआ है, तो इसमें कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। आप आराम से अपना चैम्बर जो अपना घर के अंदर अपना खोल सकते हो, अपना कोर्ट का काम अपना घर पे कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, वकील साहब के पास काम होता है और उनके पास चैम्बर में जाने का, अपना कोर्ट के अंदर जाने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनको अदर केसेस का अपना प्रिपरेशन करनी होती है। क्लाइंट्स को भी अपने घर पे बुलाना पड़ता है और ब्रीफ लेना पड़ता है, केस की समरी को पढ़ना पड़ता है, केस अपना स्टडी करना पड़ता है, केस को प्रिपेयर भी करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। जो कि वकील साहब जो है अपना सोचते हैं कि भाई मैं जो है अपना घर के अंदर ही अपना चैम्बर खोल लेता हूं एक और वहीं पे काम कर लूंगा। जहां पे मेरा ऑफिस है वो तो है ही, या वो नहीं भी है, अगर मेरा कोई कोर्ट में चैम्बर है ही या नहीं भी है, मैं अपना घर पे अपना एक चैम्बर बना लेता हूं, बात खत्म हो जाती है। तो वैसे केस के अंदर मुद्दे वाली बात यह है, क्या ये कोई गलत बात है? क्या ये कोई इलीगल एक्टिविटी है? क्या ऐसा करना वकीलों को अलाउड है क्या? ये क्वेश्चन का जवाब हमारा दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के अंदर एक केस में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। वकील साहब अपना चैम्बर घर के अंदर खोल सकते हैं। फिर यहां पे अपने वकीलों ने अपना घर पे चैम्बर खोला, काम शुरू करे, काम चलता रहा। फिर यहां पे जो है 2013 के अंदर यहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक ग्रेटर कैलाश के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, तो वहां पे वकील साहब ने ग्रेटर कैलाश 2 के अंदर अपने घर के अंदर अपना चैम्बर खोल के रखा हुआ था। बात खत्म हो जाती है। फिर क्या हुआ, एमसीडी वालों ने बोला कि भाई ये आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन आप यहां पे कमर्शियल काम कर रहे हो, आप यहां पे अपनी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको जो है प्रॉपर्टी का कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो कमर्शियल टैक्स के तौर पे आप को टैक्स पे करना पड़ेगा। कि मान लेते हैं कि मेरा जो घर होता है वो रेसिडेंशियल कैटेगरी में आता है। अब अगर कोई मेरी दुकान होगी, कोई मेरा ऑफिस होगा, ठीक है, जिसमें मैं अपना बिजनेस करता हूंगा, तो वो मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो वहां पे कमर्शियल टैक्स एप्लीकेबल होता है और एमसीडी वाले आपसे कमर्शियल टैक्स वसूल करते हैं, जो कि एक सिंपल सा कानून है। लेकिन यहां पे मुद्दे वाली बात यह आई थी कि जो वकील साहब हैं वो अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल काम कर रहे हैं, ऐसा एमसीडी का कहना था। तो इसी वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियल ना रह के वो कमर्शियल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो वकील साहब, आप लोगों को, जो भी वकील अपना चैम्बर अपना खोलकर घर पे बैठे हुए हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो उसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी माना जाएगा और एमसीडी वाले आपसे कमर्शियल टैक्स वसूल करेंगे। ये कहानी थी। अब इस बात की कहानी को जो है दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, यहां पे जो वकील साहब ने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपना चैम्बर खोला हुआ है वो उनका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो वकीलों का काम है वो कोई कमर्शियल काम नहीं है भाई। वो कोई अपना बिजनेस खोल के नहीं बैठ रहे हैं कि आज वो अपना दुकान चला रहे हैं, कि अपना कोई भी सामान बना रहे हैं या सामान खरीद के ला रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। कोई ऐसा काम है क्या वकीलों का? नहीं, वकीलों का अपना प्रोफेशनल काम है, तो इसको हम बिजनेस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। और एमसीडी वालों, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम जो है वकीलों का क्या कर सको, अपना उनका चैम्बर जो उन्होंने ओपन अप करा हुआ है उसको तुम एज प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पे, कमर्शियल टैक्स के तौर पे आप वसूल सको, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। बात यहां पे खत्म हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में ये बात बोल के केस को खत्म कर दिया था। केस डिसमिस हो गया था और वकीलों को अधिकार मिल गया था कि भाई आप वकील हो, अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हो, अपना चैम्बर ओपन अप कर सकते हो और अपना काम चला सकते हो। कोई आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी, कोई आपको कमर्शियल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। यह कहानी थी। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाले जो है अपना इस पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को अपील में लेके गए थे अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना 26 जनवरी 2024 को यह अपना फैसला सुनाया है। 22 जनवरी 2024 को यहां पे इन्होंने फैसला सुनाया है, जो कि एनफोर्स मतलब अपना अपलोड हुआ था। ये जो प्रॉपर जजमेंट है ये 26 जनवरी 2024 तक अपलोड हो गया था। ये फैसला सुना दिया था इन्होंने 22 जनवरी 2024 को। जो मैंने आपको ये सामने जजमेंट आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही जजमेंट है। जजमेंट आपके सामने मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे वकील होते हैं वो अपना जजमेंट भी साथ साथ मांगते हैं। जजमेंट का नाम है, मैं आपको जजमेंट का नाम बताता हूं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस बी एन मगून
जो हमारा ये पर्टिकुलर जजमेंट रहेगा। आप यहाँ पे साइटेशन देख सकते हो, 2015 में जो अपना दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर बात पे क्लैरिफिकेशन दिया था, एमसीडी वाले खुश नहीं हुए थे, एमसीडी वाले अपना सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये रहा हमारा जजमेंट का नाम, मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया है। तो ये रहा हमारा केस का नंबर, ये अपना एसएलपी फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और एक आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, कितने वकील ऐसे हैं, कितने लॉ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने लॉ ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको ये प्रोविजन के बारे में पता है, एसएलपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन से आर्टिकल के अंदर अधिकार दिया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपना एसएलपी फाइल कर सकते हैं। कितने लोग इस बारे में जानते हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ऐसा कौन सा हमारा प्रोविजन है एसएलपी के बारे में जो डील करता है संविधान के अंदर, याद रखना मेरी बात। अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने मुद्दा है, देखो जैसा साहब ये दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोल दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ठीक नहीं बोला है, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो गलत बोला है, वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा सॉरी एमसीडी, वी आर नॉट एंटरटेनिंग योर पर्टिकुलर इशू, वी आर नॉट एंटरटेनिंग योर इशू। यहां पे लिखा हुआ है कि ये पैराग्राफ नंबर 15 और 16 जो कि इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर करा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है लॉयर्स की, अगर हम कंसर्न करें, वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर इन दी मैटर, हम आपके पर्टिकुलर मुद्दे को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल बढ़िया बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो क्लैरिफाई करा वो बिल्कुल सही तरह से करा है कि जो वकील हैं वो अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपना चैम्बर खोलकर काम कर सकते हैं, एंड दे आर नॉट लाइबल टू पे द कमर्शियल टैक्स टू द एमसीडी एंड सच प्रॉपर्टीज विच आर रेसिडेंशियल, एंड जो वो अपना कमर्शियल काम कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी विल नॉट कंसीडर्ड एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। हम आपके पर्टिकुलर मुद्दे को, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ लॉयर्स की यहाँ पे चैलेंज करने आए हो आप हमारे सामने, हम उसके ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बात खत्म। आपकी एसएलपी को डिसमिस किया जाता है, खत्म बात। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्लैरिफाई हुआ था। और ऑनरेबल जस्टिस साहब को मैं बता देता हूँ कौन कौन सा जस्टिस डिवीजन बेंच बैठी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन में ऑनरेबल जस्टिस नगर थाना जी एंड ऑनरेबल जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज, इन दोनों डिविजनल बेंच ऑफ जजेस के द्वारा जो है यहाँ पर ये क्लैरिफाई करा गया है। अब आपको एक तरह से मैं बताऊं आपको जजमेंट कैसे पढ़ना होता है, मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो है ना मुद्दे की बात क्या बताई है जजमेंट में कि भाई आप लोग जो एमसीडी वाले एज अ पार्टी पेटिशनर के तौर पे वो क्या चैलेंज करने आए थे, दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट का जो पैरा नंबर 15 है, पैरा नंबर 16 है, इसको चैलेंज करने आए थे। तो आपको जजमेंट पढ़ते दौरान एक पैरा नंबर 15 पढ़ना है, पैरा नंबर 16 पढ़ना है। इशू क्या था, आपने इशू समझ लिया। अब एट द एंड ऑनरेबल जजेस ने या मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या फैसला दिया है, आपको यहां वो पढ़ लेना है, काम खत्म हो जाती है, आपका जजमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ऐसे जजमेंट होते हैं 100 पेज का जजमेंट होते हैं, उन केस में आपको इशू ढूंढना बहुत जरूरी है कि इशू क्या था और इशू के ऊपर जजेस ने क्या अपना फैसला दिया है, तो वो पढ़ना हमारे को बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा डबल फायदा हुआ है, एक डाउट जो है हमारा क्लियर हुआ मन में, और मैंने आपको एक टिप दी है कि हम जजमेंट कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे और ऐसी तरह की फर्दर वीडियोस बनाया करूं तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना आप लोगों के लिए जिम्मेदारी का काम मैंने ये सौंपा हुआ है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।